बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज ईद के फर्स्ट डे प्रोग्राम ईद के रंग एशिया टुडे के संग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं साजिद शाह और मैं हूं सरदार नबील कारी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यकीनन इंतहाई मुख्तलिफ आप महसूस करेंगे देखने में कि हम आज ऐसी टीम, ऐसे लोग लेकर आए हैं जो अपने प्रोफेशंस में डिफरेंट अंदाज में काम कर रहे हैं, नज़र आते हैं। हमारी कुछ जो प्रोग्राम की आज के प्रोग्राम का हिस्सा है वो हमारे टीम में सीरियस नज़र आते हैं। ईद के दिनों में अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने घर वालों के साथ वो ईद का दिन कैसे मनाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में वो कैसे अपनी रूटीन के लाइफ से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ हैं, यानी उन्होंने अपने ऊपर कुछ खोल ऐसा लपेटा हुआ होता है, फॉर्मल होते हैं, तो वो पर्सनल लाइफ में किस तरह से मुख्तलिफ दिखते हैं, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो इस हवाले से हमारे आज के प्रोग्राम में डिफरेंट शोबों से, डिफरेंट प्रोफेशन से लोग मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि राइटर भी हैं, मुख्तलिफ किस हवाले से लिखते हैं, इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। नाम है इनका सुहेल सिद्दीक अंसारी साहब। आपको वेलकम। इनके साथ तशरीफ फरमा है मोहतरमा दुआ मलिक साहिबा जो कि एंकर भी हैं, मॉडल भी हैं। ये दोनों प्रोफेशंस इंतहाई एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब इन्होंने इसको कैसे अडॉप्ट किया और ये कैसे इस प्रोफेशन को लेकर चल रही हैं, ये भी इनकी ज़बानी जानेंगे। जबकि तीसरी गेस्ट हैं एशिया टुडे की स्क्रीन पे अक्सर आप लोगों ने इनको देखा भी होगा, राहत अब्दुल्ला साहिबा जो कि हैं पाकिस्तानी लेकिन हैं चाइना से। अब ये कैसे हैं ये भी हम यहीं पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जबकि आज के हमारे आखिरी जो गेस्ट हैं सहाफत के शोबे से इनका ताल्लुक है राना शाहिद साहब, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, राना शाहिद साहब। ये भी हमारी एशिया टीम का हिस्सा हैं, सहाफत में बहुत अरसे से इनका ताल्लुक है और काम कर रही हैं। तो आप सब मेहमानों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आप सबसे ये बताना कि आज ईद के दिन आप कैसे मनाते हैं अपने घर वालों के साथ, या जो आप पिछली ईद मनाते हैं कैसे किस तरह ईद मनाते हैं आप? ये पहली ईदों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मतलब मैं इसको डिफरेंट एंगल से भी यहाँ पे इंटरप्रेट करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए। पहले की ईदों में तो इस ईद में पहले की ईद में डेफिनेट फेस्टिविटी होती थी, ज़्यादा खुशी का जो एलिमेंट था और रिजॉयसमेंट जो थी वो ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा रिजॉयस करते थे, ज़्यादा अम्यूजमेंट थी। इस दफ़ा की ईद में थोड़ा सा ये कि कोरोना की सिचुएशन साइकोलॉजिकली लोग काफ़ी डाउन है। मतलब मैंने इस रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह जो सारा टाइम गुजरा है, मैंने स्पेशली जो मुझसे कनेक्टेड यूथ थी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स का सेगमेंट है, क्योंकि वो पूरी फैमिली से रिलेट कर रहे थे, तो उनके साथ भी फीलिंग मतलब उनके साथ जितनी उनकी फीलिंग्स उन्होंने शेयर की, तो उनको जो मैंने जाना जो इनिशियल फेज था, इनिशियल फेज में रूमर्स बहुत थी, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा खौफ था फैमिलीज के अंदर, मतलब जो फीमेल्स थी उनसे जब इंटरेक्शन होती थी और स्पेशली जो फर्स्ट फेज में हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सारा दिन न्यूज़ चैनल्स के सामने बैठना और हर चीज़ एक अलर्ट सिचुएशन पे लॉक पूरी वर्ल्ड दुनिया जो लॉकडाउन की डरे हुए थे। तो उसके अंदर स्पेशली मतलब मेरी टीम ने स्पेशल मतलब इस चीज़ को एक चैलेंज दिया कि हम ये रमज़ान डिवोट कर दिया कि किस तरह से लोगों को हम जो है ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकते हैं कि लाइफ खत्म नहीं हुई है, सिर्फ ये कि हमने केयर करनी है, हमने उस खुशी को रूठने नहीं देना कि कोई शख्स इस चीज़ को साइकोलॉजिकली अपने दिमाग पे सवार ना करे, वापस अपने रूटीन में आए। सही होगा। दुआ आप बताइएगा हमें कि आपने इतनी कम उम्र में कि दो ठीक है शोबिस से हैं लेकिन दोनों टोटल डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। एंकर पर्सन एक ठीक ठाक जॉब है, स्टडी है, वर्किंग है और टोटल एक डिफरेंट एंगल है, जबकि मॉडलिंग है वो एक डिफरेंट एंगल है, कुछ और आज तक ऐसा देखने में शायद ही कोई रेयर आया हो। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतने कम टाइम में ये कैसी चीजें की? इसका जो है मैंने जो है पहले जो मैंने शोबिस ज्वाइन की थी तो मैंने एज अ मॉडल ज्वाइन की, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं एंकर बनूं और लोगों से बातचीत करूं और उनकी एंकर बनने का शौक था लेकिन ज्वाइन मॉडलिंग किया। वो एक मॉडलिंग का भी शौक था? मॉडलिंग का इतना नहीं था, बस बाई चांस इसमें जो है फील्ड में भी आ गई। लेकिन एंकर का इसलिए था कि लोगों के साथ मुझसे शेयर किए जाएं, उनकी बातें सुनी जाएं, उनकी आवाज़ आगे तक पहुंचाई जाए, तो इसलिए जो है फिर मुझे एंकर की तरफ भी मैंने थोड़ा सोशल बनने का शौक। आपको इस प्रोफेशन में हो कितना साल है? मुझे तकरीबन 4 से 5 साल होने वाले हैं। 4-5 साल पिंडी इस्लामाबाद में आप सारे ये कर रहे हैं। इसके बाहर भी आपने कभी किए हैं ऐसे शोज अपने मॉडलिंग वगैरह के, कभी बाहर से ऑफर आए हो? जी ऑफर्स आती हैं लेकिन अपना मुल्क अपना होता है, जो सेफ्टी यहाँ है वो बाहर
फैमिली में कभी भी मतलब जाती और क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी फैमिली है और तो फैमिली में मतलब छोटी फैमिली है तो वो इतनी दिनों की दूरियां बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ से ये बताया हम अपना काम वगैरह खत्म करके हम घर जाके अपनी फैमिली के साथ जो है जैसे भी कोरोना की सिचुएशन चल रही है इस वबा से भी हम लोग लड़ रहे हैं और इससे भी हम लोग अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि इस वबा से अल्लाह ताला हमें निजात करें। तो यही होता है कि हम अपने काम जो अपनी जिम्मेदारियाँ यहाँ निभा के फिर हम घर जाके तो नाम ही दुआ है, मोटिवेशन देता है। दुआ करने वाली है माशाल्लाह। अच्छा राहत, आप ये बताना है कि जो आप पाकिस्तान में कितने अरसे से रह रही हैं और आपने इतनी अच्छी उर्दू कहाँ से सीखी? मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ 6-7 साल से। इस 6-7 साल के दौरान में मैं साल में 2-3 बार कम से कम या 100 जाने चक्कर लगाती रहती हूँ क्योंकि मेरी सारे फैमिली रिश्तेदार सब कुछ वहाँ है। फिर मैं उन लोगों से मिलजुल के आती हूँ ना। तो अभी तो मैं ये जो उर्दू लैंग्वेज मैंने जिस तरह आप लोग जैसे चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो उन लोगों के साथ, चाहे आप लोगों की पंजाबी हो उर्दू स्पीकर हो या पठान हो जो भी मिल जाती हो उन लोगों के साथ ऐसे बोल चाल बातचीत करने से सीखा है। पाकिस्तान में आप कितने से हैं? मैं पाकिस्तान में अभी 3 साल हुआ, मैं गई नहीं हूँ। 3 साल से नहीं गई। वैसे इससे 3 साल से पक्का यहाँ रह रही हो। हो। हाँ 3 साल से पहले मैं साल में 1-2 बार 3 बार चक्कर लगा आपने उर्दू सीखने के लिए कोई प्रॉपर कोर्स किया है, अकेडमी ज्वाइन की है या ऐसी फैमिली में कुछ लोग थे या ऐसे कोई आपकी जॉब करती हैं वहाँ पे ऐसे कोई कैसे सीखी कैसे? या लोगों के साथ डिफरेंट लोग हमें आ जाए चाइना सीखी चाइनीज सीखे तो चाइनीज इतनी जल्दी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सीखना, हम समझ ही नहीं पाएंगे। आपने कैसे इतनी जल्दी माशाल्लाह? मुझे लैंग्वेज सीखने का बड़ा शौक है, चाहे वो कोई भी मुल्क की लैंग्वेज हो। बचपन से लैंग्वेज फिर मुझे ना वो मैं जल्दी पिक कर लेती हूँ वो लैंग्वेज। मैंने कई जगह में भी कोर्स नहीं की, मैं इसी तरह डिफरेंट लोगों के साथ बोलचाल से सीखा है। स्टार्टिंग में तो मुश्किल होता होगा उर्दू सीखना? स्टार्टिंग में मुझे तो कोई मुश्किल नहीं हुई। उर्दू लैंग्वेज जिस तरह मेरी मदर लैंग्वेज की तरह इतना आसानी से मुंह में आ गया, पता नहीं फिर भी है यार। मैं ख्याल से आप ऐसे माहौल में रही हैं, ऐसे लोगों में रही हैं तो वो जो माहौल ऐसे माहौल तो सारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी माहौल के साथ रहे तो उन लोगों के साथ जारी बात है उर्दू लैंग्वेज में तो बातें करने का इंसान मजबूर हो जाते हैं। इस तरह करके हम कोशिश करते आप भी दुआ भी इतना मल्टी टैलेंटेड हैं, आप में भी 2 बड़ी अजीब सी तो नहीं कहूँगा बड़ा डिफरेंट किस्म के बड़ी जबरदस्त किस्म की क्वालिटीज हैं। बाय प्रोफेशन यू आर लॉयर एंड एजुकेशनिस्ट। ये दोनों कैसे चीजें लेकर एजुकेशनिस्ट में भी आप लॉ नहीं पढ़ा रही हैं, आप लैंग्वेजेस पढ़ा रही हैं जबकि लॉ एक डिफरेंट फील्ड है। तो ये दोनों चीजों में कैसी आई आप कैसी आई हो, कैसे मैनेज कर रही हैं? मैं तो सिर्फ 2 चीजें, हर चीज में तो बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि मेरे बचपन से लेके आखिरी तक यूनिवर्सिटी खत्म करने तक मैंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छे पढ़े के प्लस के सबसे अच्छी लाइफ तो मेरी सारी जो स्टार्ट आपकी एजुकेशन है वो चाइना की है? हाँ सारी चाइना की, मेरी एजुकेशन सारी चाइना की है। फिर सारी टीचर मुझे कहती थी राहत आप बहुत यानी कि ज्यादा टैलेंटेड वाली लड़की हो, ऐसे बोलती थी। इसलिए मुझे हर काम आता है, मुझे यानी कि इस तरह की जो न्यूज में वो करना भी शौक है, गाना गाना, डांस करना, शोबीज, मॉडलिंग, एक्टर बनना, हर चीज में बड़ा शौक है। मैं कुछ तो कर लेती हूँ, यानी कि मेरा नहीं करने के लिए कम शायद नहीं हो सकती। नहीं बताइए गाना गा सकती हैं आप? यस मैं गा सकती हूँ। पाकिस्तानी या चाइनीज? चाइनीज भी गा सकती हूँ, अपनी मदर लैंग्वेज की गाना भी गा सकती हूँ, पाकिस्तानी भी गा सकती हूँ, इंडिया की भी गा सकती हूँ, हर मुल्क की, तुर्की, उज़्बेक, हर मुल्क की। अभी कौन से आपको जुबानें आती हैं? एक चाइनीज, पाकिस्तानी जो उर्दू है हमारी लैंग्वेज, इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज आती है? पाकिस्तानी लैंग्वेज, अपनी चाइनीज लैंग्वेज, अपनी मदर लैंग्वेज और तुर्किश लैंग्वेज, उज़्बेकिस्तान लैंग्वेज और क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज भी, यानी कि थोड़ा बहुत आती है। जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छा मल्टी टैलेंटेड है। साथ में हमारी आज की छोटी गेस्ट का तारुफ भी नहीं हुआ लेकिन तारुफ अभी हम करवाते हैं। किरण नाम है आपका, पढ़ती हैं आपकी बेटी है? मेरी बेटी केजी में पढ़ती थी, अभी 1 क्लास में आ गई है, अभी नया क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई, अभी कोरोना की वजह से अभी रुकी हुई है। किरण ईद की तैयारियां की हैं, कैसे तैयारियां की हैं? क्या आपने बाजार से कुछ कपड़े लिए या फिर इतना प्यारा तैयार किसने किए? मामा ने तैयार। कहाँ
कहाँ घूमने के जाएंगे स्पेशली आप ईद पे? घूमने फिरने का प्लान बनाया या मामा के साथ मिलके? आपको पार्क्स अच्छे लगते हैं या आप बाहर खाना ज्यादा खाती हो जाके? अच्छा मरी खाना अच्छा अच्छा लगता है। मरी में क्या अच्छा, बर्फ अच्छी लगती है, देखिए कभी बर्फ जाके वहाँ पे। वेरी गुड, शाबाश। चलें, आपसे साथ साथ गुफ्तगू होती रहेगी। हम राणा साहब आपसे पूछना चाहेंगे, राणा साहब आप भी सहाफत में एक अरसा आपने एक जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम सहाफत के साथ गुजारा है, तो सहाफत में हादसा था, इत्तेफाक था, शौक था, प्लान था? शौक था। कितने अरसे से आप सहाफत में? सर लॉन्ग टाइम हो गया इसको। माशरे में जो हमारा माशरा है पाकिस्तान का, इस सोसाइटी में हेल्प नाम की चीज़ बहुत कम है। हेल्प और जुल्म बहुत ज़्यादा है माशरे में। हेल्प जुल्म इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें देख देख कर ये शौक़ पैदा हुआ कि खिदमत करने के लिए हमें सहाफत को अडॉप्ट करना चाहिए। ये चीज़ें देख कर मैंने सहाफत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस सहाफत में आकर काफ़ी लोगों की हेल्प की है और हेल्प करने का अज़म है इंशाअल्लाह। आपके विजन के हवाले से राणा साहब की बात से मैं बात मुझे याद आ गई कि इनने बात की हेल्प के हवाले से, तो हमारे यहाँ अक्सर सेशन में भी इत्तेफाक होता है। फिर चूँकि एक राइटर का माइंड बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है, हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो एक सेशन करने का इत्तेफाक हुआ। सेशन 8 माह पुराना है, तो वहाँ पे मेरे पास जो ऑडियंस थी उसमें 3 ऐसी ख़वातीन, 2 ख़वातीन तो एक मेल थे जो 90 प्लस थे। तो अब वो सेशन बेसिकली ये था कि आप किस तरह सोसाइटी को बेटर जो है चेंज दे सकते हैं और किस तरह आप अपनी एबिलिटीज़ को रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो वो लिटरली वो जो पॉइंट देख के ना, इनके वो जो राणा साहब का पॉइंट है ना हेल्प वाला, तो 80 प्लस और 90 की एज में आके भी वो इस बात पे बिलीव थे कि हम सोसाइटी को फिर भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लोगों की हेल्प करें। ये चीज़ होनी चाहिए। बहैसियत इंसान हम इसी खसूसियत की वजह से दूसरी मखलूक़ात से मुख्तलिफ हैं कि हम दूसरे का एहसास कर सकें। मोटिवेशनिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछने का मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि आपको किसी स्पेशल प्रोग्राम में इंशाल्लाह बनाऊँगा। थोड़ी सी मुझे जल्दी बता दीजिएगा, चूँकि मॉर्निंग शो ये हमारा शो है, इनके हवाले से स्पेशल है, मॉर्निंग भी है, लेकिन हम इसको उस तरह से बोरिंग भी नहीं कॉम्प्लिकेट बनाना चाहते, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आप मोटिवेशनिस्ट हैं, नफ्सियाती तौर पर आप लोगों को समझते हैं, ये नफ्सियात से किस तरह मुख्तलिफ है, या नफ्सियात देखने के बाद आप मोटिवेट करते हैं? नफ्सियात इस लिहाज से डिफरेंट है कि नफ्सियात पे जब आप जाते हैं ना, तो आप चीज़ों की आपकी कैटेगोरिकली उनकी डिस्कशन में और डेप्थ में चले जाते हैं। लेकिन मोटिवेशन इस लिहाज से डिफरेंट है कि लाइफ इट्सेल्फ मोटिवेशन का नाम है। कुरान मजीद में आए तो अल्लाह ताला भी कुछ सीरो पिलर्स की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह की लोन की बात करते हैं कि तुम सोचते क्यों नहीं, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। तो हर चीज़ सोच में बिना है। जब आप सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, वो MI की बात जब आती है ना, ये भी कहते हैं वो अपने बुल्ले खान ने भी इस बात पे किया, आप इतने सुफिया ग्राम को देखिए तो वो अपने इकबाल ने भी यही बात की, सादी ने भी की। उम्मीद आप जिसको भी पढ़ें, जिस भी सूफी शायर को पढ़ें, जिस भी आप ऐसे पर्सन को पढ़ें जो कि ज़िंदगी को समझता है, वो आपको एक दर्स देगा कि आप चीज़ों के अंदर उतरें। जब आप गहराई को उतरते हैं, आपको उनके अंदर से कायनात में आप देखते हैं कि जब आप सुबह कभी देखें, आप सूरज एक जो उभरता है, सूरज एक सिर्फ आपको एक मैसेज दे रहा है, लाइट। जब आप थिंक करते हैं, सूरज हर एक के लिए सेम रोशनी देता है, वो कभी ये नहीं देखता कि झोपड़े के ऊपर में रोशनी देनी है और मिट्टी के ऊपर नहीं देनी। बहुत प्यारी एग्जाम्पल आपने दी, बहुत खूबसूरत मज़ाक समझाया। लेकिन मैं ये सीखना और समझना चाह रहा हूँ कि हमने इस मुआशरे में, इस दुनिया में देखा, जितनी किसी चीज़ पे रिसर्च की उतना इख्तलाफ आया, उतने झगड़े पड़े। सियासत पॉलिटिक्स जो हमारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हर एक चीज़ रिसर्च किया, हर बंदे ने अपने विजन से, अपनी सोच से, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको समझा, उसको प्रिवेल किया, उसको तब्लीग की, जिससे वो फिरका वारियत बनी, जो शिद्दत पसंदी थी वो बढ़ गई। जबकि मोटिवेशनिस्ट में हमने ये चीज़ नहीं देखी। एक ये बताइए कि ये किस एंगल से सोचते हैं, फिर ये बताइएगा पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन क्या है, क्या ऐसा नेगेटिव होती है? बिल्कुल, मैं सेकंड क्वेश्चन का बाद में पहली चीज़ ये कि अब चीज़ें नेगेटिव इसलिए पहले पॉइंट पे मैं आऊँगा कि इसलिए होती है कि जब हम किसी भी
शख्स को, किसी भी पर्सन को, किसी जनरली एक आदमी प्रोपेगेट करता है चीज़ों को, एलेबोरेट करता है, वो अपने टैग के साथ करता है। जब तक वो अपनी मैं को नहीं मारता ना, हम नेकी करने के साथ चाहते हैं हमारा साथ इश्तेहार भी लगे, एडवर्टाइजमेंट। लेकिन मोटिवेशन के अंदर जो है ना बुनियादी तौर पे ये एक ऐसी नेकी है कि आप ये आप क्योंकि एक टाइम होता है इंसान खुद भी डिप्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, हो जाता है बिल्कुल, आपको खुद को भी उस टाइम में कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिसने आपको थपकी दी होती है, जिसने आपके शोल्डर पे हाथ रखा, कोई बात नहीं, खैर हो जाएगा, वो आपका मोहसिन होता है। तो जब आप लाइफ में खुद इतनी ग्रूम हो जाते हैं, खुद आप लाइफ में इतने नरिश कर लेते हैं, हालात आपको सिखाते हैं, तो बेसिकली तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि वो एक शख्स फरिश्ते के रूप में वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपको उस टाइम पे सहारा देते हैं कि कोई मसला नहीं, खैर है, उठे, फिर से आप उठे। और जब आप थोड़ा सा समझते तो आप समझते हैं क्यों ना मैं पे बैक करूं सोसाइटी को, फिर आप साथ इश्तेहार नहीं लगाते। इट्स द डिफरेंस कि जब कोई भी एक शख्स उसको कमर्शियल करता है, ये बेसिकली एक लिटरल नॉन कमर्शियल है, आप इसमें अपने साथ टैग नहीं करते। कोई भी शख्स जो मेरी इस फील्ड से रिलेटेड है, मैं कहता हूँ, और दूसरे लफ्जों में कि मोटिवेशन को मैं डिफरेंट नहीं समझता टीचिंग से, मैं समझता हूँ सोसाइटी का हर टीचर एक मोटिवेशन है। वो अपने स्टूडेंट्स को हर रोज ये बताता है, नई क्लास में स्टूडेंट जब नए क्लास में जाता है वो बोलता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, वो टीचर एक मोटिवेशनिस्ट है। फिर जब उसे स्टूडेंट को फिर कोई मसला आता है, फिर उसे टीचर कहता है कि आप कर सकते हो, ठीक, स्टूडेंट उससे बाहर भी आ जाता है, फिर वो उसको सिखाता है। फिर मैं आता हूँ तभी आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, नेगेटिव, हाँ वो भी बिल्कुल है। ये बेसिकली डिस्ट्रैक्शन है कि जब हमारे यहाँ आप अमूमन घरों के अंदर एक थोड़ा सा यकीनन हम फैमिलीज के साथ इंडिविजुअल जब सेशंस रहते हैं तो उनमें हम एक चीज़ पॉइंट आउट करते हैं, बल्कि मेरी जो पहली बुक है पूरी ओवरऑल मोटिवेशनल कोट्स पे है, पहचान के नाम से, मार्केट में अवेलेबल है जी, अच्छा, वो उसका अभी सेकंड एडिशन है। तो अब उसके अंदर वो पूरी एक मोटिवेशनल कोट्स के ऊपर है, वो बेसिकली आपके जिस 20 इयर्स की जो एक आपके स्ट्रगल लर्निंग है उसके पर्सन से, पर्सनालिटी से, इंसिडेंट से, एक्सीडेंट से, उनका आपने जिस जो है डेफिनेटली आप सीख रहे होते हैं एक पे बैक है, ठीक। तो उनको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए कि अब ओवरऑल उनके रीडिंग निस्बतन कम रही। अब बुनियादी तौर पे जब आप एक चीज़ की तरफ लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन की तरफ जब हम आते हैं तो आप घरों के अंदर एक चीज़ देखते हैं, घरों के अंदर हम देखते हैं कि किसी बच्चे का कद खुदा छोटा है, हम रूटीन में निकनेम उसको देते हैं, छोटे निकनेम, कोई हम उसको निकनेम, इसका कलर खुदा ना खास्ता वो है, उसके ऊपर हमने टॉट कर दी, और वो फिर पर्सनल है। और फिर कुछ लोग हाँ वो सॉरी टू से टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, या कोई भी रिश्ते में है, जब उन्होंने किसी को ये बता दिया लाइफ में एक दफा भी कि तुम ये नहीं कर सकते, आपने उसके अंदर एक ब्लॉट लगा दिया, एक आपने उसके अंदर एक वायरस लगा दिया, वो वायरस फिर बड़ा बहुत डिटेल टॉपिक है। मेरे ज़हन में इस टाइम 100+ क्वेश्चंस आ रही हैं जो मैं पूछने के लिए बेताब हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी सेपरेट प्रोग्राम में आपके साथ करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आपकी बात से एक नतीजा मैंने अक्स किया है कि जो गॉड गिफ्टेड इंसान के अंदर क्वालिटीज होती हैं उसको ना क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसको नेगेटिवली ना मोटिवेट करें। हाँ, जो इंसान की इंप्रूवमेंट जहाँ पर है, लाइक उसकी कोई ऐसी आदत है जिसको उसको इंप्रूव करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है उसको अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, तो मेरा ख्याल मुनासिब है, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अभी माशाल्लाह पूरी रमजान ट्रांसमिशन भी आयशा न्यूज़ की जो चली, ओवरऑल उसके अंदर भी एग्जैक्ट यही चीज़ यहाँ पे भी प्रोपेगेट की गई और बड़ी पॉजिटिव मैं यहाँ पे बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी व्यूअर्स को इस चीज़ से निकाला कि कोई बात नहीं, खौफ है तो क्या जीना तो है, बहुत बिल्कुल। अच्छा, अब ये मुझे बताना है, दुआ और राहत मेरा आपसे ये है कि आप ईद के दिन तो जो ख्वातीन होती हैं अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, आप दोनों आज क्या बना कर आएंगे? आज जो है मैंने जो अपने घर में बनाया था वो शीर खुरमा था, क्योंकि मीठी ईद है तो वो फिर मीठे से ही उसकी जो इब्तिदा होनी चाहिए, तो फिर मैं आप भी समझते हैं कि ट्रेंड बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है, इसके अलावा शाही टुकड़े बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, बना भी लेती हूँ, नहीं बना भी लेती हूँ, लेकिन बात वो कुकिंग आपको कैसे लगती है? अच्छी लगती है या अच्छी लगती है? हर चीज मतलब बना लेती हूँ। कुकिंग को प्रॉपर टाइम दे सकती हैं आप अपनी फील्ड के साथ? बिल्कुल, मतलब इधर से फ्री हुई तो घर पे तो कुछ बनाना पड़ गया तो फटाफट बनाया और फिर बस इजी हो गया। सर आप बताना है कि आपने आज क्या बनाया अपने हाथ से? आज मैंने अपने हाथ से भिंडी बनाया है, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं कुकिंग के लिए भी प्रॉपर टाइम लेती हूँ घर पे, अपने काम से जो अब से फारिग होने की बात है कि मैं खाना शाना बनाती हूँ। घर में मैं ज़्यादातर चाइनीज खाना बनाती हूँ, पाकिस्तानी खाना तो मैं बनाता ही नहीं है, बनाना तो नहीं आता, लेकिन सिर्फ मैंने एक भिंडी बनाना तो सीखा था, बड़ा जबरदस्त सीखा है, वो तो मैं बड़ा अच्छे मजे की बनाती हूँ। अच्छा, हम आपसे जैसी बात करते हैं हमारे ज़हन में मुझे पहले तो चाइना ही आता है, इसलिए हम बात पर, क्योंकि हम यहाँ बैठ कर पूरा चाइना घूम रहे हैं आपके जरिए, कुछ सीख रहे हैं, समझो पब्लिक भी सीख रही है।
चाइनीज में हमने चाइनीज राइस खाए हैं, और डिशेस कौन सी हैं जो यहाँ पर बन सकती हैं, जो यहाँ पर ज्यादा मशहूर भी है खाई? चाइनीज में तो ऐसे आप पाकिस्तान में हमारे चाइनीज के सिर्फ चाइनीज राइस नहीं बल्कि सारी डिश को पसंद करते हैं मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं इसमें? कि हमारे देश में तो ताकंजी, लगमन, सोमियन, चिचुरा, प्याउज़, छोमियन, पाउज़ है क्या? ये तो आपको खाया कैसे जाता है, कैसे पकाया? हमारे कुछ खाने होते हैं स्टिक से खाते हैं, कुछ खाने होते हैं चम्मच से खाते हैं, कुछ खाने होते हैं हाथ से खाते हैं। बस इसी तरह यानी कि बड़े मजे की खाने होती है। कुछ खाने कैसे होते हैं, मतलब उसको उसके अंदर जो फीलिंग करके और उसको स्टीम किया जाता है बकायदा, वो बड़े बड़े देश के होते हैं। एक दफा मैंने खाया था, उसका नाम बड़ा स्वीट सा था, उसको आशिक बोलते थे। कंप्लीट खाया होगा या बहुत से खाया आशिक होगा। उसको बोलते थे। मैंने बोला ये क्या रेसिपी है, उसके अंदर फीलिंग करके तो उन्होंने चंगा उसको बनाया। मैंने कहा ये क्या रेसिपी होती है, मुझे कहने लगी आशिक है। हमारे दुकान में तो कोई आशिक बन के खाना मतलब उन्होंने बड़े नहीं क्या गोश्त था? नहीं, पहले कीमा बनाते हैं, प्याज गोश्त वगैरह, कभी सब्जी वगैरह के साथ में भी मिला के ऐसे कीमा बनाते हैं। उसके बाद खमीर मैदा वगैरह तैयार करते हैं, फिर वो खमीरे उस मैदे के अंदर डाल के उसके छोटे छोटे हर तरह की शक्ल के वो खाना बना के फिर उसको स्टीमर में डाल के फिर छोले। मतलब एक टाइम ये भी शेफ हैं। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं वो चाइनीज खाना पसंद करते हैं, पाकिस्तानी खाना पसंद करते हैं? चाइनीज खाना पसंद ज्यादा चाइनीज मुश्किल नहीं है। चाय पीते हैं आप? हाँ, हम तो ये जो आप लोग कावा चाय भी शौक से पीते हो ना, आप लोगों की सोच में ये आइडिया होता है कि कावा चाय सबको पतला कर देती है। हाँ, ऐसे कर देती है। मुझे ये बताना है कि जो चाइना में हमारी ईद होती है, जो हमारे मुसलमान होते हैं वो कैसे ईद मनाते हैं और गवर्नमेंट उनको क्या स्पेशल फील करवाती है वहाँ पर ईद के दिन पे? चाइना के मुस्लिम भी जिस तरह आप लोग ईद मनाते हैं ना, ऐसे रोजे ईद कहती है, हम कुर्बान ईद कहती है, ये दोनों ईद बहुत अच्छे से खुशी से मनाते हैं। हमारे मुल्क में हर तरह की मिल्लत इत्तेफाक से मिलजुल के अच्छे खुशी से रहते हैं वहाँ। चाहे मुस्लिम की जो ईद वगैरह हो, चाहे दूसरे मजहब की ईद वगैरह हो, हम एक दूसरे को ईद को इनको सपोर्ट करते, बहुत अच्छी इंजॉय के साथ मनाते हैं। ऐसे हम ऐसे नहीं सोचते कि ईद सिर्फ उसकी है, ईद सिर्फ हमारी है, ऐसी नहीं है। हमारी ईद भी वो लोग हमारे घर आ जाती है, मेहमान बन जाती है, हम उन लोगों को ईद के पैसे देते हैं। बच्चे लोग आए तो हम उसकी ईद पे उसके घर गए तो भी हमें बड़े बड़े नोट पकड़ा देती है। इनके रिश्तेदारों आपस में इनकी ईद की नमाज के बाद सारे रिश्तेदार मिलके अपने रिश्तेदारों के घर ईद मनाने के लिए जाती हो, मुबारक करने के लिए। फिर आपस में दोस्त यार भी वो करते हैं, पड़ोसी वगैरह मोहल्ले वगैरह सारी किसी की भी घर छोड़ता नहीं है, सब की सब बराबर ऐसे ईद मनाने जाते हैं। यहाँ पर आपके कितने रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पर आपके साथ, जो आपके चाइना से आपके साथ हैं? और आज आप किस मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ बेटी और मैं। पाकिस्तान यानी कि बाकी पूरा पाकिस्तान मेरे रिश्तेदार है। यानी कि इस पाकिस्तानी लोग में जितने अर्से से रह रही हो, मुझे इस पाकिस्तान में यानी कि नफरत से ज्यादा प्यार मिला है। लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो मुझे। और वाह, चाइनीज के तो भी लोग इतना इंप्रेस से शौक से हमें इतना इज्जत प्यार देते हो। बहुत अच्छी बात है, कोशिश करनी भी चाहिए, होना भी ऐसे चाहिए। राणा साहब, काफी खुश्क, बोरिंग और मुश्किल प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, कहा जाता है। मीडिया में सहाफत जो है ना, काफी मुश्किल, खास तौर पे किसी किस्म के डिजास्टर या किसी अच्छे इवेंट की सूरत में आपकी ड्यूटीज डबल हो जाती हैं। लाइक आज भी आपने रिपोर्टिंग करनी है, आपने मुख्तलिफ मकामात पे जाकर देखना है ईद के इज्तिमा कैसे हुए हैं, कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है, लोगों का जो महीना इकट्ठा है, तंग नहीं आ जाते? सर, बात ये है कि अगर आप इसको ये सोचकर करें कि आपने इसमें खिदमत करनी है वाकई, और आपने कोई ऐसा अमल करके दिखाना है जिससे किसी को फ़ायदा हो जाए, कोई ऐसी बात या ऐसा कोई वाक़या आपने हाईलाइट करना है जिससे किसी का नुकसान होने से बच जाए, तो आपको कोई बोरियत नहीं। खिदमत करते करते घर वाले इग्नोर होते हैं, घर वाले एहतजाज नहीं करते? घर वाले तो सर एहतजाज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एहतजाज तो
करना उनका हक बनता है, क्योंकि हम उनको फिर आपके पास ये खिदमत सर अंजाम देने के बाद सोल्यूशन क्या है? फिर कैसे उनको घुमाने फिर हम ले जाते हैं, या उनके साथ खाने पीने में खुद मगन होते हैं, या खुद भी खाना बनाते हैं? तो क्या इनकी स्पेशलिटी क्या है? बात ये है कि टाइम तो देना पड़ता है, टाइम ना दें तो जिंदगी गाड़ी नहीं चलती, तो टाइम देना मस्ट है। तो आपको थोड़ा कम दें लेकिन अच्छे तरीके से दें। अब बेशक ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते कोई बात नहीं, जो टाइम दे क्वालिटी टाइम, जो थोड़ा टाइम देते हैं जिसके, लेकिन उस टाइम को आप अच्छे तरीके से उनको मैनेज करें, टाइम को उनको उस टाइम को आप सेलिब्रेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सर वो मामला ठीक हो जाते हैं। ये नाज़रीन देखा आपने किस तरीके से राना साहब, क्योंकि एक मैच्योर इंसान हैं, इनको आपने अक्सर इनकी रिपोर्टिंग देखी होगी, न्यूज़ के अंदर, अखबार के अंदर, प्रोग्राम्स देखे होंगे। तो अब हम इनसे इनफॉर्मल अंदाज में पूछ रहे हैं कि किस तरीके से इनकी पर्सनल लाइफ कैसे डिफरेंट है। दोबारा वापस आऊँगा आपकी तरफ, फिर मैं थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, क्योंकि मेरे जहन में कोई घूम रहे हैं क्वेश्चन। आप नहीं समझते किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए प्रॉपर मोटिवेशनिस्ट की एजुकेशन होनी चाहिए और इनके इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, या इवन छोटी क्लासेस पे बच्चों को एक दूसरे को समझने के लिए इनिशियल स्टेजेस के ऊपर मोटिवेट भी किया जाना चाहिए, और इनको पढ़ाया भी जाना चाहिए कि किस तरीके से एक दूसरे की शख्सियत को समझना है और हमें फिर बोलना है। तो इसमें कैसे पॉइंट मैं बिल्कुल खुद इसकी तरफ आना भी चाह रहा था। अब हमारे यहाँ मैं अपने इसको ग्रॉस रूट लेवल पर जाता हूँ। एक तो अब हम अगर 10 या 20 साल पीछे जाते हैं, तब के एजुकेशन सिस्टम के अंदर वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट थी। तब का जो एक टीचर था ना, वो ट्रू मानों में वो उसकी मोटिवेशन लिटरली हम आज भी फील करते हैं अपने टीचर्स की, वो मोटिवेशन आज हम उसको मिस करते हैं। उसके बाद स्कूल लाइफ की जो टीचर्स की मोटिवेशन है उसको मैंने यूनिवर्सिटी में मिस किया। आप कहते हैं वो ठीक थी? वो ज्यादा थी, वो उसके अंदर अपनाइयत ज्यादा थी, उसके अंदर खुलूस ज्यादा। तब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर मेंशन करूंगा, वो ये कि हम जनरली बच्चों को लंच बॉक्स देते हैं, तो उसके अंदर एक वो चीज़ होती है, बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो बच्चों को इस चीज़ से कि अच्छा लंच बॉक्स मैंने आज आपको 1 दिन 2 पराठा दिए, किसी के साथ शेयर कीजिएगा। जनरली मोस्टली पेरेंट्स हमने ये कहते हुए सुने, अक्सर फैमिली के साथ जब कॉम्प्लिकेट करते तब बच्चे किसी को दे ही ना लिटरली। अब वो जो चीज़ है ना, वो जो शेयरिंग आपने बच्चे की घुट्टी में डाल दी, वो शेयरिंग उसके नेक्स्ट क्या होगा, वो डेवलप होगी उसके अंदर। वो जो हमने पहले बात की, वो मैं वाली सूरत हाल फिर आगे होगी। अच्छा ठीक है, आई ओन दिस, मैं और मैं और मैं, वो जो मैं का अंदर देव है ना, वो बड़ा होता जाता है, वो शेयरिंग जो है ना वो बढ़ती जाती है। तो वो जो पॉइंट है ना, वहाँ पे पेरेंट्स को की चीज़ें अमूमन बच्चे, पहले क्या होता था जॉइंट फैमिली में बच्चे मिलके खेल रहे हैं, अब हर बच्चे का रूम अलग हो गया, उसके टाइल उसको ये पता है कि मेरे खिलौने, दूसरा बहन भाई उसका इवन है, सगा बहन भाई है, अपने रूम के अंदर वो उसके ये जो मेरे कमरे की चीज़ मेरी है, वो जो हम का कॉन्सेप्ट है ना, वो वहाँ से यूनिवर्सलिटी देता है, वो ग्रास रूट लेवल है जिसकी। अच्छा, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, लेकिन इससे ऐड करने से पहले भी एक चीज़ मैं कहूँगा। आजकल एक वीडियो वायरल हुई है, आप सबके साथ में शेयर करूँगा, 3 से 4 मिनट की एक वीडियो है। लाइक इसी एज की एक बच्ची है, किरण की एज की बच्ची है, वो बैठ के, वो खुद ही टीचर है। फर्स्ट वो जो फेज है उस वीडियो का, उसके अंदर वो बच्ची प्राइवेट स्कूल की टीचर, उसके बाद वो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है। और प्राइवेट स्कूल की टीचर के अंदर वो बच्ची है, तो एक बच्चा आता है और उसको बड़े अच्छे तरीके से, आप बहुत अच्छे हो, उसकी जो मदर है वो शिकायत लगाती है, पढ़ता नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़बरदस्त है, इसको ऐसे इम्प्रूव करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, और उस बच्चे को वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक नेक्स्ट फेज के अंदर वो जब गवर्नमेंट स्कूल की टीचर बनती है, तो उसके बाद वो वो सारी पंजाबी जबान में ना वो स्टार्ट नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं करना, पहले बच्चे के घर में बिठा दिया गया, पढ़ ही नहीं सकता, तो कर ही नहीं सकता, ये तो फारिग। आप अभी यही चीज कह रहे थे कि पहले ठीक था, अभी ये दौर चेंज हो गया, तो फिर ये डिफरेंस तो अभी भी है। अब इसमें आपके केस टू केस वेरी करता है। अब चूंकि एक अब आप एजुकेशन सिस्टम में आए, आपको सिंगल आपको एक ऐसा नौकरी नहीं मिलेगी, आपको लेवल्स ऑफ स्टडीज मिलेंगे। यहाँ पे अब पाकिस्तान में हम ये नहीं कह सकते कि 2 लेवल है, यहाँ पे 4 से 5 लेवल एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका जो एक ट्रीटमेंट है, स्टडी ट्रीटमेंट है, वो अलग है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। अब इसको हम सिर्फ जनरली जोड़ते हैं कि पेरेंट्स अगर ये समझते हैं कि उन्होंने वो बच्चे की 10,000, 20,000, 30,000 फीस अफोर्ड करते हैं और फिर उन्होंने बच्चों को तालीम दे दी, इसमें डिफरेंस एक पॉइंट है जो मेरे ख्याल इन दोनों के दरमियान अगर रख दिया जाए, तालीम और तरबियत। पेरेंट्स अगर देखें, पेरेंट में कहते हैं आप 1 लाख रुपए महीने की बच्ची की फीस देके समझते हैं ना, आपने एजुकेशन का हक अदा कर दिया है। वो जो पेरेंट्स के अंदर एक जो सिचुएशन है हमारे यहाँ, हर चीज़ समझता है अपने मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सीखने की भरी हुई, जब आप से समझ लें कि आप एक भरी हुई एक बर्तन है, ख्याल है आप में कुछ नहीं आ सकता, अब आपके अंदर कुछ नहीं समाएगा, थोड़ी सी स्पेस रखिए। हम पाकिस्तान में मोटिवेशनिस्ट कैसे लाएं?
सिंपल इज दैट कि आप पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं ना, जब तक वो अपने आप को थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को चेंज नहीं, आप नहीं समझते कि इंस्टीट्यूशन के अंदर से जनरेट होनी चाहिए मोटिवेशन, जैसे टीचर्स जनरेट होते हैं, बाकी प्रोफेशनल जनरेट होते हैं, मॉडल्स हैं, स्टाफ भी हैं, बाकी लोग हैं। आई एग्री विद यू, गवर्नमेंट इस लिहाज से बिल्कुल एक पूरा अगर सेटअप और पॉलिसी का एजुकेशन सेक्टर के अंदर लेके आए तो 100% जबरदस्त। अच्छा, राहत और दुआ, आप मुझे ये बताना है कि जो जेंट्स होते हैं वो तो ईद के नए कपड़ों के बगैर फिर भी रह सकते हैं, लेकिन जो लेडीज होती हैं वो किसी तरह भी अपनी ईद खराब नहीं करना चाहती हैं। कोरोना वायरस के बाद जो है अभी जो सारा बाजार बंद था, आप लोगों ने कैसी शॉपिंग की? हम लोगों ने शॉपिंग ये की था जब मतलब मार्केट्स ओपन थी, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं थी, तो हमने अपने कपड़े एडवांस ऐसा रिस्क लिया, खुदा ना खासा ऐसी सिचुएशन। और भी जो अभी जो सिचुएशन चल रही थी, इसमें हमने अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बजाय हमने उन लोगों पे इन्वेस्ट किया जो नहीं कर सकते थे, अभी भी कुछ ले नहीं सकते थे, तो हमने उन्हें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी। हमारे पास ऑलरेडी है, ऐसी बात है, हम काम कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की कमी अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे नीचे हैं, उनको नहीं पता कि हम लोग क्या करें, क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से काफ़ी कुछ जो है चेंज हो गया, काफ़ी जो है जो लोग डेली हर साल की ईद की निस्बत इस दफा जो है वो काफी डिफरेंट सिचुएशन से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप फिर वही बात चाइनीज है और जो यहाँ पर मशरकी खवातीन हैं, उनकी एक सोच है कि हमने मेहंदी लगानी है, हमने तैयार होना है, हमने ये ड्रेसिंग करनी है, हमने लोगों को पहनने जाना है और कपड़े दिखाने हैं, जो असल चीज है, जिस्ट है कि हमने पहने इसलिए कि लोग देखें हमें, अब उसके लिए हमें कहीं जाना पड़े या किसी को बुलाना पड़े या कुछ भी व्हाटएवर। तो चाइनीज जो सोच है वो भी यही है या उन चीजों को नहीं मैटर करते? मेरे हिसाब से ऐसी नहीं है, खासतौर पर मैं हूँ, लेकिन मैं इतना कपड़े शपड़े ऐसे इतना मुझे लगता है मैं इतना शौक नहीं रखता। जैसे मैं देखी तो अब पाकिस्तान में लड़कियाँ ये जो इसी तरह के एक ही दिन आओ या कोई खास मौके आए तो सबसे पहले बाजार जाके साड़ी इतना अच्छी मैच करके पूरी फुल, जिस तरह अभी अभी उसकी शादी हो रही है, लेकिन जो हम लोग जिस तरह आप लोग आम जिंदगी में कुछ और पहनते हो, फंक्शन कोई शादी या बर्थडे वगैरह पे जाना हो तो इस तरह किसी और की शादी नहीं हो रही है, शादी उसी की हो रही है, जिस तरह ऐसे थे होती जाती है। हम लोग ऐसे नहीं हो, हम लोग ऐसे नहीं हो, हम जिंदगी में जिस तरह पहनती हो, शादी कोई भी हो उसी कपड़ों के साथ फिर भी हम जाते हो, शादी भी ऐसी शादी भी इसी तरह के, आम जिंदगी में इस तरह के, आम जिंदगी में भी हम अच्छे कपड़े पहनती हो, वैसे आम जिंदगी में भी हिल वाले पहनती हो। आप लोगों की लड़कियां तो हम स्पेशली भी उतना अच्छे कपड़े तो वगैरह तो बनाते हो, लेकिन हमारे शादी हो तो दुल्हन सबसे स्पेशली एक वाइट लिबास के साथ, फ्रॉक के साथ होता है, उसके साथ एक लड़की होता है, वो जिस तरह आप लोगों की जो शादी जिस तरह हो रही है, लड़की जो तैयार होते हैं जिस तरह, उसी तरह हालत में वो तैयार हो जाती है। बाहर के लोग अपने यानी कि हिसाब से अच्छे खासे पहनती हो, आम सा जिस तरह ना नजर आने वाले ड्रेस में आ जाती हो। तो मैंने अभी तो ईद की तो कोई शॉपिंग वगैरह तो अभी किया ही नहीं, सिर्फ बेटी की तो किया है, मैंने अपने लिए नहीं किया, क्योंकि मैं अपने कपड़े वगैरह सारे में चाइना से मंगवाती हूँ, चाइना से लेकर आती हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से इधर बंद है, लेकिन अभी तो कुछ दिन तक तो खुला हुआ था शॉपिंग मॉल वगैरह, लेकिन मैंने फिर भी अपने लिए खरीदा नहीं, क्योंकि मैं अपनी कपड़ों में आम जिंदगी हो चाहे जो भी है, चाइना में जो जिसका पहनती हूँ वही तरह कपड़ों में मैं उसी में ऐसी फील करती हूँ। इस वजह से कोई राइम कोई पोएम आती है आपको, जल्दी से छोटी सी पोएम, ऊंची सी बात है, मुझका कमाल है। वाओ, इट्स ग्रेट, वेरी नाइस। मेरा प्रोग्राम में टाइम खत्म हो गया, तकरीबन बस आखिरी 10 सेकंड में 2 चीजें पूछना चाहूंगा। आप राणा साहब फिर वही बात है, सहाबा से हैं, कोरोना का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, 10 सेकंड में बता दीजिएगा पाकिस्तान में। सर कोरोना खत्म होता दिखाई दे रहा है या इसके साथ ही रहना हमने? सर इंशाल्लाह ये कोरोना जल्दी खत्म हो, आई फुली हो, अल्लाह ताला से हमें तौफीक आने वाले दिनों में अच्छा राहत, 10 सेकंड का आपसे क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बाद आपने चाइना जाना है अपने लोगों से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए या नहीं? यस, मैंने तो 3 साल से गई नहीं, क्योंकि जॉब कहा, मैंने जॉब के सिलसिले में बिजी रहा, बेटे की घर की पढ़ाई के बारे में सोचा, इस वजह से मैंने गई नहीं थी। अभी तो
मैं चाइना जाने वाली थी, तो ये जो कोरोना आ गई है तो जा नहीं पा रही। अभी तो ये कोरोना ठीक होने के बाद मेरे चाइना जाके अपनी फैमिली से मिलने का बड़ा दिल है। इंशाल्लाह हम सब की ये उम्मीद है कि सारी मुल्क में, पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, हमारा जान छूटी, फिर हम भी पहले की तरह इतना नॉर्मल हो जाए सब कुछ। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, बहुत सारी खवातीन हैं, नहीं आ पाती, चांसेस नहीं मिलते। कोई ऐसा टिप पॉइंट बता दीजिए कि जिसको अडॉप्ट करके वो आपकी तरह मॉडलिंग वाले प्रोफेशन में या मीडिया वाले प्रोफेशन में तो आ सके। सबसे बड़ी ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पॉजिटिव पॉइंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप, और दूसरी ये कि आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ में, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर बंदे के अंदर एक सलाहियत रखी, हर बंदे के अंदर एक टैलेंट रखा है, सिर्फ उसको जो है अपने आप को। अच्छा, आप जब आई थी तो आपने कहीं ऑडिशन वगैरह दिया, कहीं आई आप डिसअपॉइंट हुई या डेफर से आप? नहीं, मैंने ऑडिशन नहीं दिए, मैं इन चीज़ों के बिल्कुल साइड में, मैं तो पैसा लगाने वाली साइड हूँ, क्योंकि आपको पता है ऐसी बहुत सी एजेंसीज हैं जो पैसा लगाने वाली हैं। आज हर आप गली के एक कोने पे एक प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं इन चीज़ों से बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं जब आई थी मेरा फर्स्ट टाइम ये शूट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरी स्किल्स के ऊपर ही मुझे काम मिलता गया, ना कि मैंने ये किया कि हाँ मैं ऑडिशन किसी शॉर्टकट नहीं है। जबरदस्त है। आप बता दीजिएगा आखिरी कि हम इस कोरोना से मेंटली तौर पर कैसे बच पाए? सबसे एक सिंगल पॉइंट में अगर बात करें तो एहसास, जब बुनियादी तौर पर दूसरों का एहसास करेंगे ना, हम में से हर शख्स दूसरे को देख के डिप्रेशन में, दूसरे को देख के डिप्रेस होगा। हर शख्स मैं डिप्रेस हूँ, मुझे देख के सेकंड पर्सन डिप्रेस होगा, उसको देख के थर्ड पर्सन डिप्रेस होगा। जब आप रियलाइजेशन और उसकी रियलिटी के ऊपर जाते हैं ना कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, और लाइफ कहीं पे भी एंड नहीं होती, जो सांस इंसान के हैं वो आने ही आने, और जब आपका वो बिलीफ खुद पे बढ़ जाता है ना, तो एक्चुअल वो आपका बिलीफ अल्लाह की ज़ात पे बढ़ता है। जब वो बढ़ेगा, आप अपनी जगह पे सुकून होंगे, रिलैक्स होंगे, तो डेफिनेट वो जो सुकून की वाइब्स हैं, सुकून की जो लहरें हैं, वो आगे ट्रांसमिट होंगी। आप कहते हैं होप फॉर द बेस्ट, लफाजी तक महदूद ना रखा जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। आप सब मेहमानों की तशरीफ करने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आज थोड़ी ही इनफॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू हो गई, गपशप हो गई। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। ईद का फर्स्ट डे है, सब लोग अपने अपने घरों को जाके ईद मनाएं। आज हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि आज का दिन कुछ मायूसी के साथ भी आया था। और याद रखिएगा, ऐसे लोगों को जो इस कोरोना वबा से इफेक्ट हुए हैं फाइनेंशियली या मेडिकली, दोनों सूरतों में इनके लिए दुआ भी कीजिएगा, इनको याद भी रखिएगा, इनको अपनी खुशियों में शामिल भी कीजिएगा। और आप सब उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए हज़ारों खुशियाँ लेकर आए। आप सबको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।